नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11 के नामा के मूल तत्व विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 रोजनामचा के नमूने के बारे में पढ़ाई की थी। दोस्तों, आज हम रोजनामचा का उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण देखेंगे। तो उसके लिए उदाहरण नंबर 1 देखें। तो उदाहरण नंबर 1 में हमें बताया गया है कि निम्नलिखित व्यवहारों की प्रिया के रोजनामचा में लिखिए। माने जो भी व्यवहार हमें दिए गए हैं वो प्रिया के रोजनामचा में हमें लिखने हैं। दोस्तों, हमें यहाँ 5 व्यवहार दिए गए हैं। सन 2014 के व्यवहार हैं। सन 2014 के मार्च माह के व्यवहार यहाँ हमें दिए गए हैं, जिसमें मार्च माह के पहली तारीख का व्यवहार है 5000 का माल नगद खरीदा। 4 तारीख का व्यवहार बताया गया है 8000 का माल नंदन के पास से साख पर खरीदा। 7 तारीख का व्यवहार बताया गया है 4000 का माल जिग्ना को बेचा। 12 तारीख का व्यवहार बताया गया है 200 कमीशन मिला। और 15 तारीख का व्यवहार बताया गया है 150 मजदूरी खर्च चुकाया। दोस्तों, यहाँ जो 5 व्यवहार है उसकी रोजनामचा हमें प्रिया की बही में लिखनी है। लेकिन दोस्तों, रोजनामचा लिखने के लिए सबसे आवश्यक बात जो है वो चैप्टर नंबर 2 में मैंने बताया था कि व्यवहारों की जो दोहरी असर है और खातों के जो प्रकार हैं, वहाँ से ही हमें रोजनामचा के लिए नींव के समान पढ़ाई हमने वहाँ की थी। और वहाँ हमने ऐसा देखा था कि हर एक व्यवहार में 2 खाते जुड़े हुए होते हैं। उसमें से एक खाता उधार और दूसरा खाता जमा होता है। और खाते के प्रकार के आधार पर उधार जमा के नियम के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। उसका ही उपयोग कर हमें रोजनामचा लिखनी है। तो अब रोजनामचा 5 व्यवहार की देखें। दोस्तों, आपको आपकी किताब साथ में रखनी है, क्योंकि उसमें आपको व्यवहार देखते जाना है साथ में। दोस्तों, अब जब भी रोजनामचा हम लिखते हैं तो हमारी नोटबुक में हमें खाने कैसे बनाने हैं उस संदर्भ में पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी। सबसे पहले शीर्षक दिया जाएगा प्रिया का रोजनामचा। फिर जो खाने बनेंगे उसमें पहली कॉलम बनेगी तारीख की, दूसरी कॉलम विवरण, तीसरी कॉलम खाता बही पृष्ठ नंबर, चौथी कॉलम उधार रकम और 5वीं कॉलम जमा रकम। दोस्तों, अब आपकी बुक में जब खाने बना रहे हैं तब उधार कॉलम और जमा कॉलम जो है वो आपकी दाईं ओर, पेज के दाईं ओर बिल्कुल बनानी है। माने खाने उल्टे क्रम में बनाने हैं। दाईं ओर से बाईं ओर खाने बनाने हैं। और आपने अगर बुक खरीदी है वो नामा के मूल तत्व विषय के लिए बुक खरीदी है, तो उसमें खाने बने हुए होंगे, जिसमें दाईं ओर के 2
जो खाने हैं वो रकम के खाने होते हैं और बाकी के खाने इस प्रकार हमें बनाने हैं। अब तारीख के खाने में सबसे पहले वर्ष लिखना है, तो सन 2014 की रोजनामचा लिखनी है, तो सबसे पहले 2014। जनवरी माह के व्यवहार दिए हैं तो माह लिखा जनवरी, बाद में उस तारीख लिखनी है। पहली तारीख का व्यवहार है तो पहली तारीख। अब हमारे पहली तारीख का व्यवहार है दोस्तों 5,000 का माल नगद खरीदा। अब माल नगद खरीदा तो दोहरी असर के आधार पर देखें तो धंधे में माल आएगा और माल आने का कारण खरीदारी है, इसलिए खाता खरीद खाता है। नगद खरीदा है इसलिए रोकड़ हमने चुकाई होगी, माने दूसरा खाता होगा रोकड़ खाता। अब दूसरे चैप्टर में हमने देखा था कि खरीद खाता है तो उसमें धंधे में माल आ रहा है, इसलिए माल संपत्ति के नियम के आधार पर खरीद खाता उधार होगा। और रोकड़ जा रही है तो वहाँ भी माल संपत्ति का नियम लागू हो रहा है, तो संपत्ति रोकड़ चालू संपत्ति है, इसलिए संपत्ति जा रही है तो संपत्ति का खाता जमा हुआ। तो यहाँ देखो दोस्तों, खरीद खाता उधार हुआ है और रोकड़ खाता जमा पक्ष में बताया गया है उसकी कीमत। तो हमारी रोजनामचा या प्रविष्टि होगी खरीद खाता उधार और रोकड़ खाते का 5,000। दोस्तों यहाँ जब भी कोई भी खाता जमा पक्ष का खाता लिख रहे हैं तो बाईं ओर यहाँ थोड़ी जगह छोड़ देनी है और फिर खाता लिखना है, फिर विवरण लिखना है। 5,000 का माल नगद खरीदा, ये हमारा पहली तारीख का व्यवहार ख़त्म हो गया, इसलिए यहाँ एक लाइन बना दे रही है। तो व्यवहार ख़त्म होने की ये चिन्ह बना। फिर 4 तारीख का व्यवहार देखें तो 8,000 का माल नंदन के पास से साख पर खरीदा। अब नंदन के पास से साख पर माल खरीदा तो उसमें भी माल खरीदा है, इसलिए धंधे में माल आ रहा है, तो एक खाता खरीद खाता हुआ। और माल देने वाला माने लाभ देने वाला नंदन है, इसलिए यहाँ दूसरा खाता नंदन का खाता है, माने 2 खाते यहाँ उपस्थित हो रहे, एक खरीद खाता और दूसरा नंदन का खाता। अब धंधे में माल आ रहा है इसलिए खरीद खाता उधार 8,000 और नंदन लाभ देने वाला है इसलिए नंदन खाते का 8,000। विवरण लिखा जाएगा 8,000 का माल नंदन के पास से साख पर खरीदा। ये दूसरा 4 तारीख का व्यवहार भी हो गया, इसलिए यहाँ हमें लाइन बना देनी है। अब 7 तारीख का व्यवहार देखें तो 4,000 का माल जिगना को बेचा। दोस्तों जिगना को माल बेचा है, केवल जिगना का नाम लिखा है इसलिए वो साख का व्यवहार हुआ। और माल बेचा है तो जिगना लाभ लेने वाली है, इसलिए एक खाता यहाँ जिगना का खाता है। और माल की बिक्री की गई है इसलिए दूसरा खाता बिक्री खाता है। अब जिगना जो है वो व्यक्ति खाता है और जिगना लाभ लेने वाली है, इसलिए व्यक्ति खाते के नियम के आधार पर व्यक्ति लाभ लेने वाला है तो व्यक्ति खाता उधार होगा। और बिक्री के कारण धंधे में से माल जा रहा है, इसलिए माल संपत्ति के नियम के आधार पर जाए तो जमा, तो यहाँ बिक्री खाता जमा होगा। तो हमारी रोजनामचा बनेगी जिगना खाता उधार 4,000, वो बिक्री खाते का 4,000। विवरण लिखा जाएगा 4,000 का माल जिगना को साख पर बेचा। 7 तारीख का व्यवहार ख़त्म हो गया, तो यहाँ ये लाइन बना दी जाएगी। 12 तारीख का व्यवहार देखें
तो 200 कमीशन मिला। कमीशन मिला माने रोकड़ मिली, तो एक खाता रोकड़ खाता हो गया। और कमीशन प्राप्त हो रहा है या मिल रहा है, इसलिए वो हमारी उपज है, तो दूसरा खाता कमीशन का खाता हुआ। अब उधार जमा के नियम के बारे में देखें तो रोकड़ प्राप्त हो रही है माने रोकड़ आ रही है, तो उधार जमा के नियम के आधार पर आए तो उधार, तो यहाँ रोकड़ खाता उधार हुआ। और कमीशन उपज है, तो उपज खर्च के नियम के आधार पर उपज हो तो जमा, तो यहाँ कमीशन खाता जमा हुआ है, इसलिए रोजनामचा हुई रोकड़ खाता उधार। वो प्राप्त कमीशन खाते का रकम है 200। विवरण लिखा जाएगा 200 कमीशन मिला। व्यवहार ख़त्म हो गया, यहाँ लाइन बना देनी है। 15 तारीख का व्यवहार दिखे तो 150 मजदूरी खर्च चुकाया। दोस्तों मजदूरी खर्च चुकाया है तो मजदूरी खर्च है, इसलिए एक मजदूरी खर्च का खाता। और चुकाया है माने रोकड़ जा रही है, इसलिए यहाँ दूसरा खाता है रोकड़ खाता। अब उपज खर्च के नियम के आधार पर देखें तो खर्च हो तो उधार, और रोकड़ माने संपत्ति जा रही है, इसलिए जमा। तो रोजनामचा होगी मजदूरी खर्च खाता उधार 150 और रोकड़ खाते का 150। विवरण होगा 150 मजदूरी खर्च चुकाया, या केवल मजदूरी खर्च चुकाया, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अब दोस्तों पांचों व्यवहार की रोजनामचा हो चुकी है, इसलिए यहाँ एक पूरी लाइन बनेगी और बाद में उधार और जमा कॉलम का योग कर कर यहाँ नीचे ऐसे 2 लाइन आपको बनानी है। इस प्रकार रोजनामचा आपको तैयार करनी है। और दोस्तों रोजनामचा बहुत ही आवश्यक चैप्टर है, क्योंकि बाकी के सभी चैप्टरों के लिए रोजनामचा नींव के समान है, इसलिए इस बात में आपको खास ध्यान रखना है। और दोहरी असर रोजनामचा के लिए हमें दोहरी असर और खातों के प्रकार और उसके उधार जमा के नियम भी आवश्यक है। तो ये चैप्टर का भी आपको पुनरावर्तन करते रहना है और रोजनामचा का भी पुनरावर्तन करते रहना है। दोस्तों हमने जो बात की स्पष्टीकरण की, यहाँ आपको ये व्यवहारों का स्पष्टीकरण अलग अलग व्यवहारों को बताया गया है, उसको आपको ध्यान से आपकी किताब में 2-4 बार पढ़ना है। अब दोस्तों हम संयुक्त प्रविष्टि या संयुक्त रोजनामचा के बारे में देखेंगे। दोस्तों सामान्यतः प्रत्येक हिसाबी व्यवहार के लिए अलग प्रविष्टि लिखी जाती है, माने हर एक व्यवहार के लिए अलग प्रविष्टि लिखी जाती है। परंतु कभी एक ही दिन और एक ही समय पर हुए अनेक व्यवहारों में कोई एक ही खाता एक से अधिक बार उधार या जमा होता है। इसके लिए प्रत्येक व्यवहार की अलग प्रविष्टि लिखने के बदले एक ही प्रविष्टि लिखी जाए तो उसे संयुक्त प्रविष्टि कहते हैं। यानी कि दोस्तों एक ही दिन और एक ही समय पर अनेक व्यवहार हो और उसमें कोई एक ही खाता एक से अधिक बार उधार होता हो या जमा होता हो, ऐसी स्थिति में हर एक व्यवहार की अलग अलग रोजनामचा लिखने की जगह एक ही रोजनामचा एक ही प्रविष्टि लिखी जाए तो उसे संयुक्त प्रविष्टि कहा जाएगा। दोस्तों इसके उपरांत मिश्र हिसाबी व्यवहारों में भी
उधार तथा जमा दोनों तरफ एक से अधिक खाते प्रभावित हो तब संयुक्त प्रविष्टि लिखी जा सकती है। मानी हिसाबी व्यवहारों में कभी ऐसा भी हो सकता है कि उधार और जमा दोनों तरफ एक से अधिक खाते प्रभावित हो, तब भी एक ही प्रविष्टि लिखी जा सकती है, तो उसे भी संयुक्त रोजनामचाही कहा जाएगा या संयुक्त प्रविष्टि कहा जाएगा। संक्षिप्त में दोस्तों, किसी भी हिसाबी व्यवहार में एक ही समय जब दो से अधिक खाते जुड़े हो तो संयुक्त प्रविष्टि लिखी जाती है। माने कोई भी व्यवहार में एक ही समय एक से अधिक खाते जुड़े हुए हो तो संयुक्त प्रविष्टि लिखी जाती है। इसके लिए एक उदाहरण देखें तो उदाहरण हमें 15 जनवरी 2015 के लिए दिया गया है। मजदूरी 300, वेतन 2000 और टेलीफोन बिल 500 नगद चुकाए। माने मजदूरी के 300, वेतन के 2000 और टेलीफोन बिल के 500 नगद चुकाए गए हैं। दोस्तों, यह मजदूरी, वेतन और टेलीफोन खर्च या टेलीफोन बिल तीनों धंधे के खर्च हैं और तीनों खर्च चुकाए हैं, तो तीनों में रोकड़ जा रही है। तो ये तीनों व्यवहारों की रोजनामचा लिखे तो तीनों व्यवहारों में रोकड़ खाता तो जुड़ा हुआ ही है। अब दोस्तों, ये जो उदाहरण था उस उदाहरण की अलग अलग प्रविष्टि लिखे तो मजदूरी, वेतन और टेलीफोन बिल तीनों खर्च है, इसलिए तीनों खर्च के खाते उधार जमा के नियम के आधार पर उधार होंगे और रोकड़ जा रही है, माने नगद चुका दी है इसलिए रोकड़ जा रही है, इसलिए रोकड़ खाता जमा होगा। तो खाने तो तारीख, विवरण, खाता बही, पृष्ठ नंबर, उधार और जमा ऐसे ही रोजनामचा के बनेंगे। अब सन 2015 के व्यवहार है तो 2015, जनवरी माह है तो जनवरी, 15 तारीख के व्यवहार है तो 15। पहले मजदूरी के 300 चुकाए हैं तो मजदूरी खाता उधार और रोकड़ खाते का प्रविष्टि होगी 300। विवरण होगा 300 मजदूरी के नगद चुकाए। अब दोस्तों, 15 तारीख दूसरा व्यवहार भी 15 तारीख का ही है। वेतन के 2000 चुकाए तो कि वेतन भी धंधे का खर्च है, इसलिए उसकी प्रविष्टि होगी वेतन खाता उधार और रोकड़ खाते का 2000। विवरण होगा 2000 वेतन नगद चुकाया। तीसरी बात देखें तो टेलीफोन बिल चुकाया तो कि टेलीफोन बिल माने टेलीफोन खर्च है, इसलिए टेलीफोन खर्च खाता उधार 500, रोकड़ जा रही है इसलिए रोकड़ खाते का 500। विवरण होगा 500 टेलीफोन खर्च या टेलीफोन बिल चुकाया। यहाँ दोनों उधार और जमा पक्ष के योग हो जाएंगे। अब दोस्तों, तीनों व्यवहार में देखें तो रोकड़ जा रही है, इसलिए तीनों व्यवहार में रोकड़ खाता जमा हुआ है। तो यहाँ 3 बार रोकड़ खाता जमा करना हुआ और एक ही तारीख में है, तो इसकी जगह अलग अलग रोजनामचा लिखने की जगह दोस्तों ये संयुक्त रोजनामचा या प्रविष्टि भी लिख सकते हैं। तीनों खर्च के खाते उधार हुए हैं, इसलिए मजदूरी खाता उधार 300, वेतन खाता उधार 2000, टेलीफोन खर्च खाता उधार 500 और रोकड़ खाते का तीनों का योग 2800। तो यहाँ दोस्तों हमारा वक्त बचता है और हमारा काम जल्दी होता है, इसलिए संयुक्त प्रविष्टि का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, उसी तरह मिश्र व्यवहारों के लिए भी संयुक्त प्रविष्टि लिखी जा सकती है।
तो उसका उदाहरण देखें तो मिश्र व्यवहारों के लिए उदाहरण है राधिका हेल्पलाइन नामक धंधा शुरू करने के लिए 20,000 रोकड़, 10,000 का यंत्र और 15,000 का माल स्टॉक धंधा में लाई। दोस्तों यहाँ धंधा शुरू करने वाली राधिका है, माने राधिका धंधे की मालिक है। अब ये धंधा शुरू करने के लिए राधिका रोकड़ ला रही है, यंत्र ला रही है और माल स्टॉक ला रही है। तो धंधे में क्या आएगा दोस्तों? रोकड़ आएगी, यंत्र आएगा और माल स्टॉक आएगा। तो रोकड़, यंत्र और माल स्टॉक तीनों खाते संपत्ति के खाते हैं दोस्तों, माल संपत्ति के खाते। और ये लाने वाली राधिका है, तो राधिका जो है वो व्यक्ति खाता है। तो यहाँ माल संपत्ति का नियम और व्यक्ति खाता का नियम लागू करना होगा। तो माल संपत्ति खाते का नियम है आय तो उधार। तो यहाँ रोकड़, यंत्र और माल स्टॉक आ रहा है, इसलिए रोकड़, यंत्र और माल स्टॉक का खाता उधार होगा। और राधिका ये लाने वाली है, माने लाभ देने वाली है, इसलिए राधिका लाभ देने वाली, तो व्यक्ति खाता के नियम लागू होगा, लाभ देने वाला जमा। लेकिन यहाँ मालिक का खाता है, इसलिए वो पूंजी खाते जमा होगा। तो उसकी प्रविष्टि देखें। तो दोस्तों रोकड़, यंत्र और माल स्टॉक तीनों धंधे में आ रहे हैं, इसलिए रोकड़ खाता उधार 20,000, यंत्र खाता उधार 10,000, माल स्टॉक खाता उधार 15,000। और ये तीनों धंधे में लाने वाली राधिका है, माने लाभ देने वाली राधिका, जो उसकी पूंजी गिनी जाएगी। पारिभाषिक शब्द में अर्थ में हम पढ़े थे, तो पूंजी खाते का तीनों का योग 45,000। विवरण लिखा जाएगा 20,000 रोकड़, 10,000 यंत्र और 15,000 का माल स्टॉक लाकर धंधा प्रारंभ किया। फिर दोस्तों यहाँ योग कर देना है। तो इस प्रकार से संयुक्त प्रविष्टि का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आज हमने जो भी उदाहरण पढ़े वो रोजनामचा की जानकारी के लिए थे। अब विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के लिए जो रोजनामचा होगी उसके बारे में हम एक के बाद एक आगे के वीडियो में पढ़ाई करेंगे।